नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। कोई लाख करे चतुराई रे, करम का लेख मिटे न रे भाई। महान कवि प्रदीप की लिखी और गाई गई ये पंक्तियाँ मैंने दिल्ली के सुल्तान अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए गाई गई। उनकी सारी चतुराई राजनीतिक खेल की, नए राजनीतिक पैतरों की सारी चतुराई अब धरी की धरी रह जाने वाली है। आपको याद होगा पंजाब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली और इस बम्पर जीत का जो केजरीवाल पर सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि वो बेहद मगरूर और निरंकुश हो गए। अब आप कहेंगे कि साहब वो व्यक्ति तो मगरूर था मगर निरंकुश कैसे है वो? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार का कामकाज संभाला, वैसे ही उन्होंने अपने कट्टर दुश्मन कवि कुमार विश्वास और भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को पकड़ने के लिए पंजाब की पुलिस को भेज दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि इससे बड़ी निरंकुशता और क्या हो सकती है कि भाई किसी ने उनकी विचारधारा के विपरीत या उनके विचारों के विपरीत कुछ कह दिया या उनकी ऐसी बातें कह दी जो कि उन्होंने कह रखी थी, उसी की पुष्टि की अपने तरीके से, तो उसी बात से बौखलाया यह निरंकुश व्यक्ति अभी कामकाज संभाले कुछ दिन भी नहीं बीते थे कि पंजाब की पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया गया, दोनों को। वो तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी और उसकी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। बस इसी दिन से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के राजनीतिक पतन की शुरुआत हो गई। ये राजनीतिक पतन की शुरुआत तो वाकई में जिस समय पंजाब में यह व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था और पंजाब के अलावा अन्य 4 राज्य थे जहां ये चुनाव लड़ रहा था, वहां पर पैसों को जिस तरह से बहाया जा रहा था, उसे देखकर इनके जो तमाम प्रतिद्वंदी थे या इनके जो विरोधी थे, उनके सबके कान खड़े हो गए। इसके साथ साथ उन तमाम एजेंसियों के कान खड़े हो गए कि भैया ये पैसा आ कहाँ से रहा है। जुम्मा 4 दिन की ये राजनीतिक पार्टी, और ये पार्टी आम जनता से चंदा जुटाकर चुनाव लड़ने की दुहाई दिया करती थी और साफ कहा करती थी चुनावों के दौरान कि भाई हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, आपके योगदान पर ही हम चुनाव लड़ सकते हैं, आप आर्थिक सहायता करेंगे तो ही हम चुनाव लड़ने में सफल हो पाएंगे। जनता के मन में इनकी ईमानदारी का उस समय इतना गहरा छाप पड़ा था कि जनता ने इनकी खुले दिल से मदद की। मगर जैसे ही पहला दिल्ली का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, उसके बाद से इन्होंने चंदे की रट तो ऐसे भुलाई जैसे कुछ पूछिए मत, जैसे गधे के सिर से सिंह। और फिर तमाम चुनावों को लड़ने के लिए ये इस कदर तत्पर और सन्नद्ध हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और फिर वो पंजाब का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, सभी चुनाव में इन सभी राज्यों के चुनाव में पैसे बहाने के लिए इनके पास
पैसों का अंबार था। वो इसकी वजह केवल ये थी कि इन्होंने दिल्ली में जो भी काम किए कहने के लिए, जनता के हित में कहने के लिए वो काम थे, मगर उन तमाम कामों में इन्होंने घोटाला किया और भरपूर पैसा बनाया। मगर इतना सब करने के बावजूद इनकी ओर जिस तरह से ध्यान जाना चाहिए लोगों का, जांच एजेंसियों का, अन्य राजनीतिक पार्टियों का, वो ध्यान उस वक्त गया जब इन्होंने आबकारी नीति बनाई, नई आबकारी नीति बनाई। इस नई आबकारी नीति ने इनको भरपूर मदद की, इतना पैसा बटोरा कि इनके लिए अब इनको लगा कि भाई अब आने वाले समय में इस पैसे के बलबूते पर वो देश के सभी राज्यों में न केवल अपनी सरकार बना लेंगे, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम मोदी जी के सबसे तगड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभरेंगे, क्योंकि पैसा है। इनको पता था पैसे से जो चाहे वो किया जा सकता है, मगर नहीं, पैसा ही यदि सब कुछ होता तो यहाँ के जितने भी अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो आज राजकाज चला रहे होते। ये इस चीज़ को कतई समझ नहीं पाए। गुजरात चुनाव में इनकी मगरूरता का आलम ये था कि भाई पैसा तो बहाया ही जा रहा था और इनके लोग जिस कदर अपशब्द मोदी जी और मोदी जी की माता जी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो जनता को इस कदर नागवार गुजरे कि जनता ने मोदी जी को गुजरात में ऐतिहासिक जीत दिला दी। इसके बाद भी ये चेते नहीं, क्योंकि वो चेतना उनको लगा कि भाई हम जो भी कर रहे हैं उसकी हवा तक लोगों को नहीं लग रही है, और जो पार्टियां, जो इनकी विरोधी पार्टियां हैं, बीजेपी हो या अन्य या कांग्रेस हो, जो भी इनके खिलाफ विश्वमन कर रही है, वो विश्वमन नहीं है, वो तो केवल इनके खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा एक धारणा जनता के बीच में बनाने की इन लोगों ने भरपूर कोशिश की, और यही कारण था कि उनको एमसीडी में भी सफलता मिल गई। अब ये अलग बात है कि एमसीडी में जिस सफलता की अपेक्षा इन्होंने की थी, जिस तरह बम्पर जीत की अपेक्षा की थी, वो अपेक्षा इनकी फलीभूत नहीं हुई। जहां इन्होंने कह रखा था कि बीजेपी को एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सीना ठोक कर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के चुनाव में 20 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, मगर उस भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीतकर इनकी आशाओं पर तुषारपात कर दिया। जनता के समझ में इनका खेल अब पूरी तरह से आने लगा था। इन्हें लगा कि विधानसभा के पिछले 2 टर्म्स से जो इनको भरपूर बहुमत मिल रहा है, वो बहुमत ये बताता है कि ये लोग बहुत लोकप्रिय हैं। अरविंद केजरीवाल का जादू, अरविंद केजरीवाल का चमत्कार चल रहा है। मगर आबकारी घोटाले ने, शराब घोटाले ने इनकी पोल पूरी तरह से खोल दी है। आज इस कदर नंगे हो गए हैं ये लोग कि अपने सरवाइव के लिए इनको संघर्ष करने की नौबत आ गई है। और यही वजह है कि 9 महीनों से तिहाड़ जेल में पड़े सत्येंद्र जैन और महज 2 दिन अभी सीबीआई की कस्टडी में गए डिप्टी सीएम इनके मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेना पड़ा और उसे मंजूर भी करना पड़ा। यहां तक तो ठीक है साहब। आज एकाएक इन्हें कैसे याद आ गई कि सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा लिया जाना चाहिए, जबकि 9 महीनों से सब लोग कह रहे थे, जो इनके प्रतिद्वंदी हैं वो सब लगातार कह रहे थे कि भाई एक मंत्री को कैसे जेल जाने के बाद उसको उसके पद पर बनाए रखा जा सकता है। माना कि उनका
पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया को दे दिया गया था, मगर बतौर मंत्री वो जेल में आराम फरमा रहे थे। और उनके किस्से तो लोगों ने देख ही लिया, तिहाड़ जेल में किस कदर वो सुख सुविधाओं में जीवन यापन कर रहे थे। उनको हर तरह की सुख सुविधाएं थी। वो तो ठीक है, वीडियो सामने आने के बाद उनकी इन सुख सुविधाओं पर रोक लग गई और वो सारा उनका खेल बिगड़ गया। अब खेल बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अब यह है कि थोड़ी हमारे यहाँ की व्यवस्था जिस तत्परता से इस कार्य को करना चाहिए, उस कार्य को उस तत्परता से न करके धीमे धीमे करती है। इसमें हमारी न्यायिक व्यवस्था का जो एक अपना बना है, अपनी एक साख बनी है, उसे अपनी साख का भी ध्यान रखना होता है। इस कारण जो अपेक्षा रहती है हमारी कि इन व्यक्तियों को जल्दी से इनके किए का दंड मिलना चाहिए, वो दंड उस तेज़ी से नहीं मिल पाता है जिसकी हम अपेक्षा या इच्छा रखते हैं। मगर ये मानकर चलिए कि अपने किए का फल, अपने कर्म का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। और उत्थान और पतन की इस कहानी में जिस तेजी से इन लोगों का उत्थान हुआ है, उसी तत्परता से इनका पतन भी होगा, राजनीतिक पतन होगा। ये भी मान कर चलिए। बस अब हमें केवल इस बात का इंतज़ार करना है कि इसमें कितना समय लगेगा, और इस समय में हमको धैर्य से उन तमाम लोगों का सहयोग करना है, उन तमाम जांच एजेंसियों का सहयोग करना है जो इनके खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है, इनके खिलाफ उन चीज़ों को जुटाने में लगी हैं जिनके जरिए इनकी पोल पट्टी खुल सकती है, खुल रही है और खुलेगी। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।